नमस्कार स्टूडेंट्स, आयकर की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इनकम टैक्स में वेतन चैप्टर के अंदर अब तक हम मौद्रिक वेतन के बारे में पढ़ चुके हैं। मौद्रिक वेतन में हम मूल वेतन, महंगाई वेतन, कमीशन, फीस, बोनस और विभिन्न प्रकार के भत्ते यानी कि अलाउंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जो भत्ते होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: फुली टैक्स फ्री, पार्टली टैक्स फ्री और फुली टैक्सेबल। इन तीनों के बारे में हम पिछले 2 लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन से भत्ते पूरी तरह से कर मुक्त होते हैं, कौन से भत्ते पार्टली यानी कि आंशिक रूप से कर मुक्त होते हैं, और कौन कौन से ऐसे भत्ते हैं जिनकी पूरी की पूरी राशि कर योग्य यानी कि टैक्सेबल होती है। इसके बाद मौद्रिक वेतन टॉपिक के बाद आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसमें वो है नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान। नई पेंशन योजना यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में नियोक्ता का जो अंशदान होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी पाई है उन पर एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम लागू होती है। इसके तहत गवर्नमेंट कर्मचारी के वेतन के 10% के बराबर राशि पेंशन योजना में जमा करवाई जाती है सरकार के द्वारा, और समान राशि जो है वो कर्मचारी भी देता है। सरकार द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है उससे हम एम्प्लॉय की आय ही मानते हैं और इसे एम्प्लॉय की आय मानते हुए सैलरी हेड में, सैलरी शीर्षक में जोड़ा जाता है। ठीक है। ऐसा कर्मचारी जब भी रिटायर होता है और पेंशन की राशि प्राप्त करता है तो ऐसी प्राप्त पेंशन की संपूर्ण राशि कर्मचारी के लिए वेतन शीर्षक की आय होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट में वेतन के स्थान पर लाभ। देखिए, पहला पॉइंट था हमारा मौद्रिक वेतन का, दूसरा पॉइंट है नई पेंशन योजना में नियोक्ता के अंशदान का, और तीसरा पॉइंट है वेतन के स्थान पर लाभ। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) में जो करदाता है उसकी विशेष प्रकार की आय को वेतन शीर्षक में ही कर योग्य किया जाता है, जिसमें कुछ एक आय जो हैं वो शामिल की जाती हैं। वो कौन कौन सी है देखिए। पहला इसमें है सेवा काल के दौरान अर्जित अवकाश वेतन। वेतन के स्थान पर लाभ में पहला जो हमारा सब टॉपिक है वो है अर्जित अवकाश वेतन यानी कि अर्न्ड लीव सैलरी के अंदर 2 पॉइंट्स हैं: सेवा काल यानी कि सर्विस के दौरान अवकाश वेतन, और दूसरा रिटायरमेंट पर प्राप्त अवकाश वेतन। पहले हम बात करते हैं सर्विस के ड्यूरिंग, यदि कर्मचारी को अवकाश वेतन जो है या लीव सैलरी मिली है उसके बारे में। सेवा काल के दौरान प्राप्त किया गया अर्जित अवकाश का वेतन सभी प्रकार के एम्प्लॉयज़ के लिए पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। ठीक है। सरकारी, गैर सरकारी सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कंप्लीटली टैक्सेबल होता है इस प्रकार का अवकाश वेतन जो कि सेवा काल के दौरान प्राप्त किया जाता है। दूसरा, रिटायरमेंट पर प्राप्त अवकाश वेतन या सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अवकाश वेतन। इसमें अलग अलग प्रावधान यानी कि प्रोविजंस हैं। सरकारी कर्मचारी के लिए अलग प्रोविज़न है और जो गैर सरकारी या अर्ध सरकारी या फिर स्थानीय सत्ता के कर्मचारी हैं उनके लिए अलग प्रोविज़न है। तो पहले हम बात करते हैं सरकारी कर्मचारी की दशा में। सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अर्जित अवकाश का जो वेतन है वो पूरी तरह से कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री होता है, जबकि गैर सरकारी, अर्ध सरकारी या स्थानीय सत्ता के कर्मचारी के लिए निम्न 4 राशियों में से न्यूनतम राशि की सीमा तक जो है वो कर मुक्त होता है। कौन कौन सी 4 राशियां हैं? पहला, वास्तव में प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन यानी ऐसी राशि जो उसे वास्तव में प्राप्त हुई है अर्जित अवकाश वेतन के रूप में।
दूसरे पॉइंट में हमें देखना है 10 महीने का औसत वेतन के आधार पर वेतन। तीसरे पॉइंट में अधिकतम सीमा जो है इसकी सरकार द्वारा जो अधिसूचित राशि है वो 3 लाख रुपए है। और चौथा जो है वो है सेवानिवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश की अवधि का औसत वेतन के आधार पर वेतन। तो इन चारों पॉइंट्स में से जो भी राशि सबसे कम होगी गैर सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी और स्थानीय सत्ता के कर्मचारी के लिए, वही राशि कर मुक्त होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहला जो कि स्पष्टीकरण के रूप में नीचे लिखी हैं, पहला इनमें है औसत वेतन की गणना सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले के 10 माह की अवधि के प्राप्त या प्राप्य वेतन के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस डेट को कर्मचारी अवकाश ग्रहण करता है उसी डेट के पहले के ठीक पहले के 10 महीनों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले के 10 माह की अवधि के प्राप्त या प्राप्य वेतन के आधार पर। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। स्पष्टीकरण में दूसरा पॉइंट है वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर देय कमीशन को शामिल किया जाता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि महंगाई भत्ता केवल तभी शामिल किया जाएगा जबकि वह सेवा की शर्तों के अनुसार हो। तीसरा, अर्जित अवकाश जिस वर्ष में वास्तव में प्राप्त होता है, अर्जित अवकाश वेतन वास्तव में जिस वर्ष में प्राप्त होता है उसी वर्ष में कर योग्य होता है। चौथा, सेवा की अवधि को पूरे वर्षों में ही लिया जाएगा, ऊपर के महीनों को छोड़ दिया जाएगा। यानी कि यदि सेवा की जो अवधि है वो 15 साल और 3 महीने है तो उसे 15 साल माना जाएगा, और यदि 15 साल 10 महीने भी है तो भी उसे 15 साल ही माना जाएगा। क्लियर है आपको? जो भी ऊपर के महीने हैं भले वो कितने भी हों, उन्हें हमें छोड़कर सेवा की अवधि के जो पूरे कंप्लीटेड ईयर्स हैं उन्हें ही लेना है यहाँ पर। ठीक है, एक बात यहाँ और इम्पॉर्टेंट है, यदि किसी कर्मचारी को एक वर्ष में 30 दिन से ज़्यादा अवकाश मिलता है तो अधिकतम एक साल में 30 दिन का अवकाश मानते हुए सेवानिवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश ज्ञात करके उसके औसत वेतन के आधार पर उसका वेतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्रेच्युटी की। ये हमारा टॉपिक अभी वही चल रहा है, वेतन के स्थान पर लाभ। इसमें करीब 8 या 9 पॉइंट्स हैं, जिनमें पहला पॉइंट था अर्नड लीव सैलरी यानी कि अर्जित अवकाश वेतन। इसमें दूसरा पॉइंट है आपका ग्रेच्युटी के अंदर यहाँ 3 पॉइंट्स में इसको बांट करके इसके प्रोविजंस के बारे में यहाँ हम बात करेंगे। ग्रेच्युटी होती क्या है? ग्रेच्युटी जो है वो कर्मचारी द्वारा जो नियोक्ता है उसको अपने सेवा काल में दी गई सेवा के पारितोषिक के रूप में रिटायरमेंट पर ये राशि नियोक्ता से प्राप्त होती है। ठीक है, इसे ग्रेच्युटी कहते हैं। ग्रेच्युटी की राशि पर टैक्स लगाने के जो प्रोविजंस हैं उनको 3 पार्ट्स में हमने बांट लिया है। पहले पार्ट में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, केंद्रीय और राज्य दोनों तरह के सरकारों के एम्प्लॉयज़ और स्थानीय सत्ता के जो कर्मचारी हैं उन्हें सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि पूरी तरह से कर मुक्त होती है। ठीक है, सरकारी एम्प्लॉयज़ को और स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों को रिटायरमेंट या डेथ पर प्राप्त हुई ग्रेच्युटी की राशि कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगी। दूसरे पॉइंट में हम बात कर रहे हैं यदि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता हो। जिन कर्मचारियों पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है उनके लिए ग्रेच्युटी की राशि जो है वो इन निम्न 3 राशियों में से सबसे जो कम राशि होगी उस सीमा तक कर मुक्त होगी। कौन सी 3 राशियाँ हैं देखिए। पहली है प्राप्त वास्तविक राशि, दूसरे पॉइंट में सेवा के वर्ष गुना 15/26 गुना अंतिम माह का वेतन, और तीसरे पॉइंट में अधिकतम सीमा है 20 लाख रुपए की। तो इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगी राशि वही राशि ग्रेच्युटी की जो है वो
टैक्स फ्री राशि होगी। यहाँ कुछ एक चीज़ें स्पष्टीकरण के रूप में 3 पॉइंट्स में लिखी गई हैं। सेवा की अवधि में महीने भी शामिल हैं तो 6 माह से ज़्यादा की अवधि को 1 वर्ष मान लिया जाएगा। देखिए, पिछले पॉइंट में जब हम बात कर रहे थे लीव सैलरी के बारे में, तब हमने कहा था कि सेवा के पूर्ण वर्ष लिए जाएंगे। वहाँ पर हमने यह नहीं देखा कि 6 महीने से ऊपर या 6 महीने से नीचे। हमने देखा कि 15 साल 3 महीने को भी 15 साल माना और 15 साल 9 महीने को भी 15 साल ही माना। लेकिन यहाँ पर सेवा की अवधि में महीने भी शामिल हैं और यदि यहाँ पर यदि सेवा की अवधि में महीने भी शामिल हैं तो 6 माह से ज़्यादा की अवधि को 1 साल मान लिया जाता है और 6 माह से कम या 6 माह तक की अवधि को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि यदि 7 साल और 3 महीने हैं तो आप उसको 7 साल मान लीजिए, और यदि 7 साल और 10 महीने हैं या 11 महीने हैं या 7 महीने हैं तो आप उसको 8 साल मान सकते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में स्पष्टीकरण के रूप में लिखा है कि वेतन में अंतिम माह का जो वेतन है, अंतिम माह का मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों को शामिल किया जाता है। महंगाई भत्ता प्रत्येक दशा में शामिल होगा। प्रत्येक दशा का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रत्येक दशा का मतलब है कि इसमें हमें यह नहीं देखना कि वो सेवा की शर्तों के अनुसार है या फिर नहीं। प्रत्येक स्थिति में इसको शामिल किया जाएगा वेतन में। तो वेतन की गणना करने में मूल वेतन और महंगाई भत्ता, यानी कि प्रत्येक दशा में महंगाई भत्ता, उसको आपने शामिल करना है। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू कहाँ कहाँ होता है। क्योंकि जब हम इसको ग्रेच्युटी को हमने 3 पार्ट्स में बांटकर अध्ययन किया है, तो सेकंड पॉइंट इसका था कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम जहाँ लागू होता हो तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता कहाँ पे है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 सभी फैक्ट्रीज़ में, खानों में, बागानों में, तेल क्षेत्रों, बंदरगाह और रेल कंपनीज़ पर लागू होता है। ये उन दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है जहाँ पर 10 या फिर 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हों। ठीक है, और ग्रेच्युटी में पहले पॉइंट में हमने बात करी केंद्रीय, राज्य सरकार और स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों के बारे में। दूसरे पॉइंट में बात करी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम यदि लागू होता हो तो। और तीसरा है अन्य कर्मचारी, यानी जहाँ पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता, ऐसी स्थिति में ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की कितनी राशि एग्जाम्प्टेड होगी, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसी दशा में जो 3 पॉइंट है यहाँ पर भी, उन तीनों में से जो सबसे कम राशि है वो कर मुक्त होगी। तो यहाँ पहले पॉइंट में हम बात कर रहे हैं प्राप्त वास्तविक राशि, यानी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ ग्रेच्युटी। दूसरा है सेवा के पूर्ण वर्ष गुना 1/2 गुना औसत वेतन। अब सेवा के पूर्ण वर्ष यानी कि कंप्लीटेड ईयर्स, यहाँ पर फिर वही बात लागू होती है कि यदि 18 साल 10 महीने हैं तो हम उसको 18 महीने ही लेंगे, यानी कि यहाँ 6 महीने से ऊपर या नीचे हमें नहीं देखना। सेवा अवधि महीनों में भी है तो उसको महीनों को हमें छोड़ ही देना है। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में हमें लेना है 20 लाख रुपए, जो कि अधिकतम सीमा है। तो इन तीनों में से जो भी राशि सबसे कम होगी उससे हम कर मुक्त मानेंगे। स्पष्टीकरण में नीचे कुछ एक बिंदु दिए गए हैं। पहले बिंदु में वेतन से आशय औसत वेतन प्लस बिक्री पर कमीशन प्लस महंगाई भत्ता। ठीक है, तो महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अनुसार होने पर ही जोड़ा जाएगा। और दूसरे पॉइंट में औसत वेतन की गणना जिस माह में कर्मचारी ने अवकाश ग्रहण किया है उससे ठीक पहले के 10 महीनों के वेतन के औसत के आधार पर इसकी गणना की जाएगी। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में सेवा के वर्षों की गणना पूर्ण वर्षों में की जाएगी। ये बता ही दिया मैंने आपको अभी कि 25 साल 10 महीने को केवल 25 साल ही माना जाएगा। तो इस तरह से ग्रेच्युटी से संबंधित ये प्रावधान थे जिनके बारे में हमने बात की, और इसके आगे के जो बिंदु हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।